नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। तय समय पर ही होंगी इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा। जेईई परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट परीक्षा 13 सितंबर को। शिक्षा मंत्री निशंक बोले, परीक्षार्थियों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अगले 3 दिनों तक रहना है सेल्फ क्वारंटीन। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा, कोरोना नेगेटिव के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित। पर्वतीय जिलों में कई सड़कें बाधित। यातायात सुचारू करने में जुटी हैं बीआरओ और प्रशासन की टीमें। और उत्तराखंड में चमगादड़ों की 9 नई प्रजातियां मिली। 22 स्थानों पर किया गया 3 साल का अध्ययन। शोधकर्ताओं ने बनाई इको लोकेशन कॉल लाइब्रेरी। और अब समाचार विस्तार से। जेईई मेंस और नीट अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की है। जेईई मेंस परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। एनटीए ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या जेईई मेंस के लिए 570 से बढ़ाकर 660 और नीट 2020 के लिए 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दी गई है। इसके अलावा जेईई मेंस के लिए पारियों की संख्या भी 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। प्रति शिफ्ट परीक्षार्थियों की संख्या 1,32,000 से घटाकर 85,000 कर दी गई है। केंद्र बढ़ाए हैं उन्होंने। एक केंद्र में मुश्किल से 100 से 150 बच्चे आएंगे। दूसरे में उन केंद्रों पर भी बच्चों ने 99% बच्चों की जो प्राथमिकता थी कि मुझे ये केंद्र चाहिए, उस केंद्र को दिया गया। इस बीच केवल 450 बच्चों का अभी ये निवेदन आया कि थोड़ा सा परिस्थितियाँ हमारे अनुरूप हो जाएं तो हमारे ये केंद्र बदलकर यहाँ कर दें। एनटीए उसके लिए भी तैयार है। इस साल करीब 8.5 लाख परीक्षार्थियों ने जेईई मेंस के लिए और लगभग 16 लाख ने नीट अंडर ग्रेजुएट के लिए पंजीकरण कराया है। परीक्षा कक्ष में उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जेईई मेंस के उम्मीदवारों को एक सीट खाली छोड़कर बैठाया जाएगा। एक अन्य एहतियाती उपाय के तौर पर नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा में एक कक्ष में प्रतिभागियों की संख्या 24 से घटाकर 12 कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राज्यों को पत्र लिखकर परीक्षार्थियों के शहर में आने जाने की सुविधा का ध्यान रखने को कहा है ताकि वे समय पर अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अगले 3 दिनों तक किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे, यानी सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। मुख्यमंत्री ने यह फैसला उनके आवास और कार्यालय में कुछ कर्मचारियों और सहयोगियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री आवास में उनके परिजनों, कर्मचारियों का टेस्ट कराया गया। टेस्ट में मुख्यमंत्री और उनके परिजनों की रिपोर्ट नेगेटिव रही। प्रदेश सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा है कि कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर किसी भी व्यक्ति को प्रदेश में आने से रोका नहीं जा रहा है। देहरादून में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। दूसरे राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों पर कोई रोक नहीं है, उनके पास कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। राज्य सरकार केंद्र की नई गाइडलाइन पर गहनता से विचार कर रही है। जो भी जरूरी कदम होंगे सरकार उस पर अमल करेगी। सामान्यतः जो देश के स्तर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोरोना को रोकथाम के लिए समय समय पर इस प्रकार के कोई कदम उठाने होते हैं और विचार करते रहेंगे। विचार कर करके उसकी जो सुविधाएं हैं वो हम दे रहे हैं। अभी कोई बंद थोड़ा ही है। अभी भी आप कोविड का सर्टिफिकेट लेकर और राज्य में आओ, आपके लिए पूरी छूट रहेगी। कोविड का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 के दौरान राज्यों में आवागमन को लेकर मंजूरी दी थी, लेकिन प्रदेश सरकार अब तक दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को सशर्त अनुमति दे रही है। उधर कल जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के 485 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4,545 एक्टिव केसेस हैं। अब तक प्रदेश में 213 कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो चुकी है।
हल्द्वानी बेस अस्पताल में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रहे अग्रिम पंक्ति के 12 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस कारण अस्पताल के पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर अस्पताल के 10 डॉक्टर समेत 24 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अस्पताल के ओपीडी को चालू रखने के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टरों की मदद ली जा रही है। पैथोलॉजी लैब के सील हो जाने के कारण यहां होने वाली 80 से ज्यादा प्रकार की जांचें ठप हो गई हैं। अस्पताल के पूरे स्टाफ की कोरोना जांच कराई जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हल्द्वानी की 12 नई कॉलोनियों को भी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। बेस हॉस्पिटल की हमारी पैथ लैब इन्फेक्टेड डिटेक्ट हुई थी, तो उसमें हमारे 3 डॉक्टर्स और अराउंड 8 लैब टेक्नीशियंस अटेंडेंट्स ये हमारे कोरोना पॉजिटिव आए थे। तो इनको नियमानुसार आइसोलेट कर दिया गया है और ट्रीटमेंट इनका जारी है। सब्स्टिट्यूट टीम के तौर पे हमारी जो बैकअप टीम थी वो तैयार हो चुकी है। 2 दिन लैब को फ्यूमिगेट किया गया था और हमारी कल से लैब सुचारू हो जाएगी। प्रदेश में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय इलाकों में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई हाईवे और संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण बाधित हैं। टिहरी जिले के कुम्हारखेड़ा के निकट भूस्खलन होने से ऋषिकेश चंबा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दिन से बंद है। नेशनल हाईवे प्राधिकरण और बीआरओ मार्ग खोलने में जुटे हुए हैं। NH58 ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भी तोता घाटी और कौड़ियाला में बंद है। वाहनों को श्रीनगर होते हुए नई टिहरी और श्रीनगर से देवप्रयाग खाड़ी भेजा जा रहा है। उधर NH94 भी बाधित है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रिजेश भट्ट ने बताया कि हाईवे सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 श्रीनगर से ऋषिकेश के बीच में जो है 2 जगह पे अवरुद्ध है। तोता घाटी के पास और कौड़ियाले पर भारी बोल्डर आने से जो है रोड वॉश आउट हो गई, जिसपे निरंतर कार्य किया जा रहा है। जो इस रूट के माध्यम से होकर के रुद्रप्रयाग चमोली जाने वाले जो लोग थे, उन लोगों को हमने पहले डाइवर्ट NH94 पे किया था, चंबा वाले रूट पे। लेकिन अभी वर्तमान में नरेंद्र नगर के पास चाचा भतीजे के पास जो है NH94 भी अवरुद्ध हो गया है। हालांकि इसका वैकल्पिक मार्ग जो है हिंडोला खाल नीर किनवानी से सच चल रहा है, लेकिन भारी वाहन इस पे अभी जो है नहीं चलाए जा पा रहे हैं। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे बार बार बाधित हो रहा है। बंदरकोट के पास 10 घंटे से अधिक समय से बंद रहे मार्ग पर आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे हाईवे पर भारी चट्टान गिर जाने से सड़क बाधित हो गई। SDRF के राजेश रावत का कहना है कि सड़क बाधित होने की सूचना BRO को दे दी गई है। आज प्रातः गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे नाग मंदिर के समीप भारी भूस्खलन हुआ है, जिस कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। तत्काल मुझे राजेश रावत द्वारा BRO को अवगत करवाया गया। साथ ही BRO द्वारा है जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू करवाया जा रहा है। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण हिमालयी क्षेत्र में जीव जंतुओं की कई प्रजातियां स्थान बदल रही हैं। सर्वे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के वैज्ञानिकों और हिमालय में चमगादड़ों पर रिसर्च में जुटी देहरादून की एक संस्था नेचर साइंस इनिशिएटिव का दावा है कि उत्तराखंड में चमगादड़ों की 49 प्रजातियां हैं। इनमें से 9 प्रजातियां ऐसी हैं जो पहली बार यहां नजर आई हैं। संस्था के निदेशक रमन कुमार का कहना है कि उनकी टीम पिछले 3 वर्ष से चमगादड़ों पर शोध कर रही थी। उन्होंने प्रदेश के 22 निचले और ऊंचे इलाकों में चमगादड़ों पर शोध किया है। ये रिसर्च थी, ये पूरे उत्तराखंड में की गई और 20 मोटा आप लगा लें तो 25 से 30 लोकेशंस में निचले इलाकों से लेकर ऊंचे 3500 मीटर तक के इलाके कवर किए गए। तो कुल मिला के 35 प्रजातियां पाई गई और उसमें से 9 प्रजातियां उत्तराखंड में पहली बार रिकॉर्ड हुई हैं। उत्तराखंड में पाई जाने वाली जो चमगादड़ें हैं, बैट्स, उनकी प्रजातियों की संख्या 45 होगी।
संस्था के मुताबिक चमगादड़ों पर इस तरह का सर्वे लगभग 150 साल बाद हुआ है। शोधकर्ताओं का कहना है कि चमगादड़ों की जो 9 प्रजातियां नई मिली हैं वे पश्चिमी हिमालय में पहली बार पाई गई हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार उन्होंने अलग अलग प्रजातियों के चमगादड़ों की आवाज को रिकॉर्ड कर इको लोकेशन कॉल लाइब्रेरी तैयार की है। उन्होंने दावा किया है कि जो 9 प्रजातियों के चमगादड़ों की आवाज विश्व में पहली बार रिकॉर्ड की गई है। शोधकर्ता रोहित चक्रवर्ती के अनुसार चमगादड़ों पर पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन के लिए एक डेटाबेस तैयार किया गया है। उत्तराखंड या पूरे वेस्टर्न हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर इन सबको मिलाकर ये इस पूरे क्षेत्र में ये 9 प्रजातियां पहली बार पाई गई है। और हमारी सर्वे की दूसरी विशेषता है कि हमने पहली बार एक एकोलोकेशन कॉल लाइब्रेरी तैयार की है। तो जैसे कि आप जानते हैं चमगादड़ आवाज के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से अपना रास्ता खोजते हैं। तो वे ऐसी ध्वनि करते हैं जो हम सुन नहीं सकते, हमारी सुनने से काफी ऊंची होती हैं उनकी आवाजें। तो इन आवाजों का हमने अलग अलग प्रजातियों की आवाज अलग होती है, तो हमने उन सब प्रजातियों की आवाज रिकॉर्ड की और एक कॉल लाइब्रेरी तैयार की, जिससे आगे चलकर अगर कोई वहाँ काम करना चाहता है तो वे इस कॉल लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक सभी रेलवे स्टेशनों पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक और पौराणिक झलक दिखाई जाएगी। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत में पर्यटन मंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार रेलवे विभाग के साथ तालमेल कर तेजी से कार्य करेगी। के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। जो पहाड़ के अंदर हमारे ट्रैकिंग हो गया, एंगलिंग हो गया, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गया, और जो भी हमारा धार्मिक टूरिज्म हो गया, 4 धाम यात्रा हो गई, और भी हमारी जो शाक्त सर्किट हमारा बन रहा है, और शैव सर्किट बन रहा है, वैष्णव सर्किट बन रहा है, डांडा नागराजा सर्किट बन रहा है, नाग देवता का सर्किट बन रहा है, और गोलू देवता का सर्किट बना रहे हैं। तो ये सारे सर्किट्स को हम यहाँ पर पब्लिसाइज करेंगे। निरीक्षण के दौरान पर्यटन मंत्री ने रेलवे अधिकारियों और पर्यटन सचिव से स्टेशन की जानकारी ली। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि 4 धाम के लिए ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से ही कर्णप्रयाग तक जाएंगे। उन्होंने बताया कि रेलवे ने 5 ट्रेनों का संचालन ऋषिकेश स्टेशन तक बढ़ाने की अनुमति दी है। कोरोना से हालात सामान्य होने के बाद इस स्टेशन पर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। कि कर्णप्रयाग पर जाने वाली जो रेल लाइन है वो इसी से जो है प्रारंभ होंगी। ऑलरेडी 5 ट्रेनें हरिद्वार से यहाँ पर डाइवर्ट करने के संदर्भ में नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी किया हुआ है। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है हमारे यहाँ पर स्टेशन जो है ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। लेकिन स्टेशन को एक आइडेंटिटी देने की ज़रूरत है कि इसका फसाड कैसा है, स्थानीय आर्किटेक्चर के हिसाब से क्या उसको बनाया है कि नहीं बनाया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कौशल विकास योजना के तहत उधम सिंह नगर जिला प्रशासन स्किल गैप को चिन्हित कर उस पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रहा है, जिससे कंपनी मालिकों और कर्मचारियों को लाभ होगा। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने रुद्रपुर में इस संबंध में आयोजित एक बैठक में औद्योगिक संस्थान के प्रतिनिधियों को उद्योगों का अध्ययन करने और स्वयं सहायता समूहों के बीच जाकर स्किल गैप का चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। तो स्किल गैप का चिन्हित करें, फिर उस पर हम आगे की कार्रवाई करें। तो मैंने उनको जो सेवा योजन विभाग है उनका नोडल है, तो उनको मैंने निर्देशित किया है कि 2 महीने के अंतर्गत, चूँकि कोरोना का भी संक्रमण चल रहा, तो 2 महीने के अंतर्गत वो पूरा एक सर्वे करें, पूरा स्टडी करें, और स्टडी करके इसमें एक डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाना है। तो वो कमेटी के सामने पुटअप करें, फिर उसमें जो भी फीडबैक होगा और जो भी उसमें स्टडी में निकल के आएगा उसके हिसाब से ये कमेटी कार्रवाई। वहीं एक मिल के निदेशक अशोक अग्रवाल ने बताया कि ये जिला प्रशासन की अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि कुशल श्रमिक होने से फैक्ट्रियों में दुर्घटनाएं कम होंगी, मशीनों का रखरखाव बेहतर हो सकेगा और श्रमिकों को लंबी अवधि के लिए काम पर रखा जा सकेगा। तो यह एक जो प्रयास कुशल कार्मिकों को सिखाने का हो जाएगा, इंडस्ट्रीज में उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और परमानेंट उनको वेतनभोगी हो जाएंगे वो, और इंडस्ट्रीज को ये लाभ होगा कि उनको बार बार स्टाफ नहीं बदलना पड़ेगा
दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी और मशीनें जो कि काफ़ी महंगी आती हैं उनको भी खराब होने से बचाया जा सकेगा और एक्सीडेंट से बचाया जाएगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।